हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम पवन सीरीज से जितने भी ये क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो शाम के 4 बजे होती है और उसके बाद 5:30 बजे क्लास आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। जिसमें सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी शिक्षण की क्या अर्थ है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो आंसर रहता है कि विद्यालयों में सीखने, सिखाने तथा पढ़ने लिखने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है और इसे ही शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, विद्यालयों में जो भी सीखने, सिखाने तथा पढ़ने लिखने की जो भी प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होता है, तो एक टीचर के माध्यम से ही होता है या उसके द्वारा ही संपन्न कराया जाता है और इसको ही हम शिक्षण कहते हैं, या कह सकते हो शिक्षण की संज्ञा दी जाती है। शिक्षण का सरल शब्दों में अर्थ जो होता है वो होता है ज्ञान प्रदान करना। जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, शिक्षण देता है, यानी क्या करता है, ज्ञान, जितने भी बालक होते हैं, बालिकाएं होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है, उनको सिखाता है। और जो शिक्षण है वो क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम, ये 3 बिंदु आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण के कितने बिंदु हैं, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है तो आंसर जो रहेगा वहाँ पे 3 बिंदु। शिक्षण के 3 बिंदु कौन कौन से हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, या शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो कितनी है, वो त्रिमुखी है। तो फिर आप सभी का वही आंसर होगा, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। शिक्षण का अर्थ क्या होता है, शिक्षण का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान प्रदान करना। अगला जो प्रश्न है कि ज्ञान किसी देश के सुख एवं समृद्धि का आधार है, यह किसका कथन है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है कि ज्ञान किसी देश के सुख एवं समृद्धि का आधार है, और ये जो स्टेटमेंट है वो जॉर्ज वाशिंगटन जी का है। और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर किसी देश के पास ज्ञान रहता है तो वहाँ पर सुख और समृद्धि दोनों ही है, और इसी के बेस पे सुख और समृद्धि प्राप्त हो सकता है। और अगर ज्ञान ही नहीं रहेगा तो फिर उस देश में सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो किसने दिया है, तो जॉर्ज वाशिंगटन जी का स्टेटमेंट है। अगला जो प्रश्न है कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करता है, यह किसका कथन है। यह भी अभी हमने डिस्कस किया, वाशिंगटन, उन्होंने बोला था कि अगर किसी देश के पास, यानी आप कह सकते हो जो आपका ज्ञान है वो समस्त देश का क्या है, सुख समृद्धि का वही आधार है। अब अगला जो स्टेटमेंट है कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करता है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि शिक्षण का अर्थ हमने जाना ज्ञान प्रदान करने वाला। अब एक शिक्षक के द्वारा जब ज्ञान दिया जाता है तो 100% सही बात है कि उसके ज्ञान में क्या होगा, वृद्धि होगा, उसके सीखने में वृद्धि होगा। तो समस्त शिक्षण का अर्थ यही होता है, सीखने में वृद्धि करता है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है, तो जेम्स एम थॉइन का है। ठीक है, जेम्स एम थॉइन जी का ये स्टेटमेंट है कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि उत्तम शिक्षण की विशेषताएं लिखिए, यानी उत्तम शिक्षण के क्या विशेषताएं हैं, आइए फ्रेंड्स जानते हैं। तो योकम व सिम्पसन ने उत्तम शिक्षण की निम्न विशेषताएं बतलाई है। अब वो निम्न विशेषताएं कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। उत्तम शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती है, यानी जो उत्तम शिक्षण होता है उसमें वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी वांछित मतलब होता है अच्छा और एक अवांछित होता है, यानी उत्तम शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती है। सेकंड, इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है, यानी जो कोई भी सीख रहा है वो अपने आप को खुद ही प्रेरित करता है।
ठीक है, वो अपने आप को खुद मोटिवेट करता है। यानी आप देख सकते हो इसमें लिखा गया है कि इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी जो कुछ भी वो सीख रहा है वो अपने आप में ही सीखने के लिए प्रेरित होता रहता है। थर्ड जो पॉइंट कहता है कि उत्तम शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर शिक्षक भी है वो अगर शिक्षण दे रहा है यानी ज्ञान दे रहा है, तो उसमें जब तक शिक्षार्थी का सहयोग नहीं होगा तब तक वो जो ज्ञान है वो प्रभावी नहीं होगा। उसी प्रकार जब शिक्षार्थी ज्ञान ले रहा है और जो शिक्षक है वो बहुत ही अच्छे ढंग से उसको समझाने में सहयोग नहीं कर रहा है, तो वो भी शिक्षण क्या होगा, प्रभावी नहीं होगा। तो इसलिए शिक्षक और शिक्षार्थी की जो भूमिका होती है उत्तम शिक्षण में, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और इसी पे बेस्ड होती है। क्योंकि अगर शिक्षक व छात्रों के बीच में सहयोग नहीं रहेगा तो फिर जो शिक्षण होगा वो प्रभावशाली नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट यही कहता है कि उत्तम शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। उत्तम शिक्षण की और एक विशेषताएं हैं, यह प्रेरणात्मक तथा सृजनात्मक होता है। क्योंकि अभी हमने सेकंड जो पॉइंट देखा था कि जो सीखने वाला होता है वो खुद अपने आप को प्रेरित भी करता है सीखने के साथ साथ। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि यह प्रेरणा देता है और कुछ नया करने की, आप देख सकते हो सृजनात्मक होता है, यानी कुछ नया करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित होता है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। योकम व सिम्पसन के अनुसार उत्तम शिक्षण की निम्न विशेषताएं हैं, जिसमें फर्स्ट हमने देखा उत्तम शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती है। इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि उत्तम शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। और फोर्थ पॉइंट, यह प्रेरणात्मक तथा सृजनात्मक होता है। अगला जो प्रश्न है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह सफल जीवन जी सके, यह किसका स्टेटमेंट है? तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट दिया है वो रायबर्न ने दिया है और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षण का मुख्य, हमने जाना शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करने वाला, बट इसका एम्स क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, वो रायबर्न के अगर हम शब्दों में जाने तो उन्होंने ये बोला कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वह सफल जीवन जी सके। यानी आप कह सकते हो जो उनका भविष्य हो वो क्या हो, उज्जवल हो। किसके माध्यम से? तो शिक्षण के माध्यम से ही उनको सफलता मिल सकती है ताकि उनका जो जीवन है वो सुखमय बन सके। तो ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। रायबर्न ने ये स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह सफल जीवन जी सके। अगला जो प्रश्न है कि संप्रेषण क्या है? संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण दो व्यक्तियों के बीच भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों को आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण क्या है? तो दो व्यक्तियों के बीच भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि एक पक्षीय संप्रेषण क्या होता है। तो एक पक्षीय संप्रेषण हमने देखा था कि जो भी दो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वन साइड आप कह सकते हो, वन साइड संप्रेषण। एक व्यक्ति जो होता है वो किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन या जो कुछ भी उसका भाव है वो उसके पास सेंड करता है और उधर से कोई भी, यानी आप कह सकते हो उसके लैंग्वेज या वो उसकी इन्फॉर्मेशन या मैसेज को समझ नहीं पाता है, तो वो क्या होता है, एक पक्षीय यानी वन साइड संप्रेषण होता है। और द्विपक्षीय जो संप्रेषण होता है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे इसलिए मैं बता दे रही हूँ, जो द्विपक्षीय संप्रेषण होता है इसमें ये होता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जो भी मैसेज है, जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो कुछ भी उसका भाव है या जो कुछ भी वो उसको कहना चाहता है, अगर दूसरा व्यक्ति उसको समझ लेता है और उधर से कोई
मैसेज वो भी सेंड करता है तो वो क्या होता है, द्विपक्षीय या आप उसको कह सकते हो प्रभावी संप्रेषण है। क्लियर। तो संप्रेषण क्या है, दो व्यक्तियों के बीच भाव, विचार तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि संप्रेषण के घटक या कारक होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि मुख्य रूप से जो संप्रेषण के घटक होते हैं वो 3 होते हैं। कौन, प्रेषक, ठीक, संदेश और ग्राही, ये 3 ही होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि संप्रेषण के घटक या कारक कितने होते हैं, अगर इस तरीके से पूछे तो आप सभी का आंसर जो होगा वो 5 होगा। कैसे, संप्रेषण के घटक या कारक जो है वो निम्नवत है, जिसमें आप 5 बता सकते हो। प्रेषक यानी जो सेंड करता है, संदेश यानी जो भी उसका मैसेज होता है, माध्यम वो किस माध्यम से सेंड कर रहा है, ग्राही यानी ग्रहण कर रहा है, जो प्रतिपुष्टि यानी कह सकते हो फीडबैक यानी उस मैसेज का जो भी ग्राही है या जो व्यक्ति ग्रहण करने वाला है वो क्या उसका फीडबैक दे रहा है। तो ये संप्रेषण के घटक या कारक हो जाते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि संप्रेषण के प्रकार होते हैं। तो संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक तो शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। हमने बहुत ही अच्छे ढंग से जाना था शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में आप कह सकते हो कि आप मौखिक रूप से या लिखित रूप से जो भी वार्तालाप, भाव या जो कुछ भी 2 व्यक्तियों के बीच में होता है वो इस प्रकार आप कह सकते हो। मौखिक रूप से भी आप कर सकते हो और लिखित रूप से भी कर सकते हो। अगर हम बात करें अशाब्दिक संप्रेषण, जो अशाब्दिक संप्रेषण जो होता है इसमें आप कह सकते हो वाणी संप्रेषण, मुख मुद्रा एवं जो चक्षु यानी जो भी अपने चक्षु मतलब होता है आंखों का संप्रेषण और स्पर्श संप्रेषण, तो ये अशाब्दिक में आ जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसमें आप शाब्दिक संप्रेषण में पॉइंट टू पॉइंट याद कर लीजिएगा, मौखिक और लिखित, और अशाब्दिक में वाणी संप्रेषण, मुख मुद्रा एवं चक्षु संप्रेषण, एंड थर्ड भी याद कर सकते हो स्पर्श संप्रेषण। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि वैयक्तिक संप्रेषण क्या है, वैयक्तिक संप्रेषण की क्या परिभाषा है। आइए फ्रेंड्स इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वैयक्तिक संप्रेषण यानी E.G. मेलविन ने वैयक्तिक संप्रेषण को परिभाषित करते हुए कहा है, विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन, सहायता, आदेश निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना ही क्या कहलाता है, वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। यानी अगर हम सिंपल कहें कि जो E.G. मेलविन ने किस तरीके से वैयक्तिक संप्रेषण का परिभाषा दिया है, तो आप सभी को पता है संप्रेषण यानी जब 2 व्यक्तियों के बीच में जो भी भाव आदान प्रदान होता है उसे हम संप्रेषण कहते हैं। वैयक्तिक मतलब होता है एक व्यक्ति, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन, सहायता, आदेश निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से, क्योंकि हर एक सामूहिक नहीं है, व्यक्तिक है, तो व्यक्तिक से आप खुद एक बार पॉइंट कीजिएगा, व्यक्ति से यानी हर एक बालक को जो शिक्षक है हर एक बालक से बात करता है, आदेश देता है, निर्देश देता है, सहायता करता है, यानी पृथक पृथक साक्षात्कार करना ही क्या कहलाता है, वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। तो ये भी आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। यानी सभी सामूहिक नहीं, व्यक्तिक, हर एक बच्चों को अलग अलग करके जो भी शिक्षक है वो उनको पढ़ाता है या उनसे अपने भाव या जो भी आदेश निर्देश या जो भी सहायता करना है वो इस प्रकार करता है। अब देखो वैयक्तिक संप्रेषण हमने जाना, सामूहिक संप्रेषण क्या होता है। तो सामूहिक संप्रेषण या कक्षा शिक्षण के गुण बताइए। सामूहिक संप्रेषण के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, यह विधि सरल एवं सस्ती है और इसी कारण व्यवहारिक है। बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट जो कहता है कि यहाँ पे कि यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला एवं
कविता के लिए उपयोगी, क्योंकि सामूहिक रूप से रहेगा तो बहुत ही आसानी से जो शिक्षक है उनको जो भी शिक्षण दे रहा है या जो भी उनका संप्रेषण है, जो कुछ भी वो उनको आदेश निर्देश दे रहा है, बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि फॉर्वेल के अनुसार शिक्षण क्या है। तो फॉर्वेल का मानना है कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना अस्थायी सीखना है। फॉर्वेल के अनुसार शिक्षण का क्या मतलब होता है, तो फॉर्वेल जो मानते हैं कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा जो कुछ भी वो सीखते हैं वो क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी भूलने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि प्रेरणा के तरीके बताइए। तो प्रेरणात्मक तरीके सामान्यतः दो हैं, शाब्दिक प्रेरणा और अशाब्दिक प्रेरणा। शाब्दिक प्रेरणा क्या होता है, जिनमें शाबाश, अच्छा, उत्तम आदि शब्द आते हैं, वो शाब्दिक प्रेरणा होते हैं। और शाब्दिक प्रेरणा जिसमें दंड एवं पुरस्कार आते हैं, वे और शाब्दिक प्रेरणा आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। शाब्दिक प्रेरणा जिसमें कह सकते हो उनको प्रेरित किया जाता है, ठीक है, उनका तारीफ किया जाता है, तो शाबाश, अच्छा, उत्तम ये शब्द कहे जाते हैं। और अशाब्दिक जिसमें दंड और पुरस्कार दोनों ही आते हैं। ठीक है। अगला जो है रुचि के संबंध में मैकडूगल का क्या कहना है। ठीक है। तो मैकडूगल का मानना है कि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान और रुचि का क्रियात्मक रूप है। ठीक है। क्योंकि ध्यान और रुचि क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो ये इन्होंने ही माना है कि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है और तथा ध्यान और रुचि का क्रियात्मक रूप है। अगला जो प्रश्न है कि नियोजन के सिद्धांत का क्या महत्व है। नियोजन मतलब होता है प्लान बनाकर, योजना बनाकर कार्य, यानी और फर्स्ट आप देख सकते हो श्रम एवं समय की बचत होती है, क्योंकि पहले से ही अगर प्लान बनाया जाता है तो श्रम एवं समय की भी बचत होती है। शिक्षण अधिगम एक क्रमबद्ध तरीके से होता है और शिक्षण का जो भी एम्स होता है, उद्देश्य होता है, वो पूरा होता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि चयन के सिद्धांत पर रायबर्न के विचार लिखिए। तो रायबर्न का मानना है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि आवृत्ति के सिद्धांत का मूल भाव क्या है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान के आधार पर बार बार पाठ को दोहराने से सीखे हुए पाठ के प्रति विस्मरण की संभावना कम होती है, यानी भूलने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए भी आप सभी के लिए हम ये रिवीजन क्लास दे रहे हैं, ताकि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र से आपका क्या अभिप्राय है। तो शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र को परिभाषित कीजिए। शिक्षण सूत्र को परिभाषित रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, जिसमें सिद्धांतों व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। बहुविकल्पीय प्रश्न में भी हमने डिस्कस किया था। अगला जो आपका प्रश्न है कि सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र को समझाइए। तो इस सूत्र का आशय है कि छात्रों को पहले सरल, उसके बाद जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय उनकी रुचि व ध्यान में बना रहे, और यह मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित सूत्र है। अगला आपका प्रश्न है कि किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत पहले किसी तथ्य या विषय की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है और फिर उसके पृथक पृथक अंश की जानकारी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, आप बहुत आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत पहले किसी तथ्य या विषय की पूर्ण जानकारी दी जाती है, फिर अल्प रूप में दी जाती है, फिर उसके पृथक पृथक अंश की जानकारी देती है, यानी पूर्ण से अंश की ओर यहाँ पे ये सूत्र होगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि बालक जो पहले जानता है उसको आधार मानकर उन बातों को बताया जाता है जो वे नहीं जानते क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है ज्ञात से
अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र पर हर्बर्ट स्पेंसर के विचार लिखिए। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सूत्र को अपनाने पर विशेष दिया है। उनके अनुसार हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किए जाए तथा अंत में सूक्ष्म बातों से हो, यानी आप कह सकते हो सबसे पहले मूर्त, उसके बाद अमूर्त की ओर के नाम से भी जाना जाता है। यानी मूर्त आप सभी को पता है प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाए और उसके बाद से अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ा जाए, यानी इसको मूर्त से अमूर्त के नाम से भी जाना जाता है। जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर है आपका शिक्षण सूत्र, इसको मूर्त से अमूर्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। तो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। अगला जो प्रश्न है कि शिक्षण प्रविधि से आपका क्या अभिप्राय है। तो शिक्षण प्रविधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। शिक्षण कैसे हो, इसका उत्तर शिक्षण प्रविधि द्वारा ही प्राप्त होता है। पाठ्य वस्तु कितनी समझ में आई और कितनी और अच्छे तरीकों से समझाई जा सकती है, इसका निर्धारण शिक्षण प्रविधि द्वारा ही किया जा सकता है, यानी टेक्निक्स के द्वारा ही किया जा सकता है। लास्ट आज का प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर विधि पर पार्कर पर विचार समझाइए। तो पार्कर का मानना है कि प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। तो ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, पार्कर से रिलेट है। यानी पार्कर का मानना है कि जो प्रश्नोत्तर विधि पर इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि प्रश्न आदत यानी कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की क्या है, कुंजी है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं 5:30 बजे वाली क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।